बूढ़ी दादी की सोने की मुर्गी। सुमित्रा नाम की एक औरत थी जो हमेशा बहुत मेहनत के साथ मिट्टी के बर्तन बनाती और उन्हें बाजार में बेचकर अपना घर चलाया करती थी। अब वो धीरे धीरे काफी बूढ़ी हो चुकी थी। वो अपना सारा काम अपने बेटे को सिखाती है। अब उसका बेटा और बहू व्यापार चलाने लगते हैं। वे भी मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें बाजार में बेचते हैं। अपनी बुढ़ापे के कारण अब सुमित्रा दिन रात घर में ही रहती और आराम करती थी। एक दिन सुमित्रा ने अपने हाथ से चुपचाप बैठकर एक मुर्गी बनाई। उसे सुनहरे रंग का रंग दिया और अपने एक टेबल पर रख दिया। अब सुमित्रा हर रोज उस मुर्गी को दिन में 10 बार देखती और दोबारा एक गठरी में बांधकर रख देती। ये प्रक्रिया वो हर रोज करीब 10 बार करती थी। ऐसा करते हुए एक दिन सुमित्रा की बहू उसे देख लेती है। हाय राम, माँ जी के पास सोने की मुर्गी। सारा दिन तो माँ जी आराम करती है, सारा सोना दबा कर बैठी है और हम पति पत्नी इतनी मेहनत कर रहे हैं। हाय राम, मेरे तो हाथों में छाले तक पड़ गए रे। सुमित्रा की बहू यशोदा ये बात उसके बेटे को बताती है। सुना तुमने? मैंने देख लिया है, तुम्हारी माँ के पास सुनहरी मुर्गी है, फिर भी हमें ये 2 टके का काम करना पड़ रहा है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ के पास कोई भी सोने की चीज नहीं है। ये तुम्हारी गलत फहमी है। उन दोनों को बात करता हुआ एक चोर सुन लेता है। दोनों लगातार सुनहरे मुर्गी का नाम लेते जा रहे थे। आज रात इन्हीं के घर में सफाई हो जाएगी। रात में चोर आता है और सुनहरी मुर्गी की तलाश करने लगता है। चोर को मुर्गी मिल जाती है, लेकिन घर से बाहर टापते हुए उसकी मुर्गी हाथ से छूट जाती है और टूट जाती है, क्योंकि वो तो मिट्टी की थी। दादी उठ जाती है और शोर मचाती है। अरे कोई है, जल्दी आओ, घर में चोर घुस आया है। सुमित्रा का बेटा भागा भागा बाहर आता है। बहू भी वहीं खड़ी हो जाती है और चोर दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। टूटी हुई सुनहरी मुर्गी देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह जाते हैं। सुमित्रा का बेटा टूटी हुई मुर्गी को उठाता है और अपनी माँ को कहता है, माँ, ये क्या है? सुमित्रा अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, सारी उम्र इसी मिट्टी के साथ जिया है, सोचा एक प्यारी सी मुर्गी बनाकर अपने हाथों से उसमें रंग भरकर अपने पास रखूं, एक याद के तौर पर मुझे क्या मालूम था इसका सुनहरा रंग ही हमारे घर में एक चोरी का कारण बन जाएगा रे। सुमित्रा की बहू ये बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाती है। सुमित्रा का बेटा अपनी पत्नी से कहता है, देख लिया तुमने, माँ बहुत भोली है, उसके पास कोई सच्चा सोना नहीं। अगर सोना है तो मैं हूँ उनका अच्छा और सच्चा सोना, जो उन्होंने तुम्हें दे दिया है। मुझे माफ कर दीजिए। सुमित्रा की बहू को बहुत पछतावा होता है। वो अपनी सास से माफी मांगती है, अपने पति से माफी मांगती है और घर में फिर से खुशहाली छा जाती है और सभी प्यार से रहने लगते हैं। हमें बेवजह कभी भी रंग के आधार पर किसी पर शक नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में महेंद्र नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और नेक था। उसका एक बेटा था सुशील। महेंद्र अपने बेटे सुशील से बहुत प्यार करता था और वो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता था। महेंद्र हर रोज सुबह जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाता और उनसे अलग अलग तरह की चीजें बनाया करता था, जैसे गुड़िया, कठपुतली, जादुई सुंदर सुंदर बक्से, और उन्हें बनाकर गांव में बेचा करता था। यही उसकी कमाई का एक जरिया था और वो अपने छोटे से परिवार के साथ कम कमाई होने के बावजूद भी खुशी से रहा करता था। महेंद्र की पत्नी कमला भी गांव में लोगों के खेतों में काम किया करती थी और सुशील गांव के स्कूल में पढ़ा करता था और खाली समय में गांव के मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। एक दिन जब सुशील अपने दोस्तों के साथ गांव के मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, तभी अचानक खेलते हुए उसके हाथ से उसके एक दोस्त का बहुत महंगा बैट टूट गया। बैट को टूटता हुआ देखकर उसके दोस्त ने उससे कहा,
अरे ये क्या सुशील, तूने मेरा बैट तोड़ दिया। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा यार, यह गलती से टूट गया। मैं तुझे कल नया बैट जरूर लाकर दूंगा। अरे तू नया बैट कहाँ से लाकर देगा, तू तो गरीब है ना। और सुशील और उसका दोस्त आपस में लड़ने लगे, लेकिन वहाँ खड़े बाकी लड़कों ने उनको छुड़ाया और वो सभी अपने घर चले गए। महेंद्र जब घर आता है तो सुशील को उदास देखकर उससे पूछता है, अरे सुशील बेटा, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो तुम? क्या बात है? किसी ने कुछ कहा क्या? सुशील ने अपने पापा को सारी बात बताई और फिर से रोने लगा। उसे रोता हुआ देखकर महेंद्र ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती से हो गया, इसमें रोने की क्या आवश्यकता है। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें एक की जगह 2 बैट लाने की। महेंद्र की ये बात सुनकर उसकी बीवी उससे कहती है, आपको पता है ना कि आप नया बैट नहीं लाके दे सकते। चल बेटा आजा, खाना खा के सो जा। और ऐसा कहकर वो खाना खिलाकर सुशील को सुला देती है। लेकिन दोनों के सोने के बाद महेंद्र को इस बात की फिक्र होती है कि वो अपने बेटे को बैट कहाँ से लाकर देगा। तभी अचानक उसकी नज़र घर पे पड़े एक बहुत मजबूत लकड़ी के टुकड़े पर पड़ती है और उसे देखकर महेंद्र को एक आइडिया आता है। वो तुरंत अपने औजार निकालता है और उस लकड़ी के टुकड़े से 2 बहुत ही शानदार बैट बनाता है। दिखने में वो बैट बहुत ही सुंदर लगते हैं। अगले दिन सुबह जब सुशील उठता है तो महेंद्र उसे वो दोनों बैट देकर कहता है, बेटा ये लो, मैंने कहा था ना तुम्हें एक की जगह मैं 2 बैट ला कर दूंगा। वुड कार्विंग वाले बैट देकर सुशील बहुत ही खुश होता है और अपने पापा के गले लगकर उन्हें थैंक यू बोलता है। थैंक यू पापा। एक बैट वो अपने दोस्त को वापस कर देता है और दूसरे बैट से खुद खेलने लगता है और उसके सभी दोस्त उससे ऐसा ही बैट लाने की मांग करने लगते हैं। और सुशील अपने पापा से कहकर अपने सभी दोस्तों के लिए वुड कार्विंग वाले बैट बनाता है और सभी दोस्त फिर से खुशी खुशी खेलने लगते हैं। मनीष एक नौजवान था और वह अपने माता पिता के साथ धनपुर नाम के एक गांव में रहता था। कुछ दिनों से वह एक लड़की मीरा के साथ प्यार करता था, इसीलिए मनीष ने मीरा को लेकर अपने घर चला जाता है और अपने माता पिता को दिखाता है। छी छी, तुमने गांव में मेरा इज्जत निकाल दी। तुमको जाकर इसी से प्यार करना था क्या? पिताजी, आप कुछ भी बोलो, मीरा एक अच्छी लड़की है और मैं इससे ही शादी करना चाहता हूँ। अच्छा तो ठीक है, अभी के अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ, चले जाओ और फिर कभी तुम्हारा मुंह मत दिखाओ। ऐसा मनीष और मीरा एक मंदिर में शादी कर लेते हैं और उसी गांव में एक घर किराए पे लेते हैं। कुछ साल के बाद उन्हें एक लड़का होता है जिसका नाम था संजय। देखते ही देखते संजय 7 साल का हो जाता है। लेकिन एक दिन उस गांव में बहुत बड़ी बारिश हो जाती है और बाढ़ आ जाती है। सारे घर डूबकर बहने लगे। ऐसा ही मनीष और मीरा का घर भी बह जाती है। तभी तीनों मिलकर मनीष के पिता के घर आते हैं। तभी मीरा ने बोली, ससुर जी, दया करके दरवाजा खोलिए, हमें अंदर आने दीजिए। मेरे लिए तो नहीं, लेकिन अपने बेटा और पोते के लिए तो हमें अंदर आने दीजिए ना। मनहूस लड़की, तुम्हारे वजह से ही तो हमें अपना बेटा दूर हो गया है। चले जाइए यहाँ से। उनकी बात सुनकर मनीष, मीरा और संजय मिलकर एक छोटे से पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं। बिना घर के उनको बहुत तकलीफ होने लगी। तभी मनीष ने बोला, मीरा और संजय, अब हम यहीं पर रहेंगे। मैं कुछ लकड़ियों के साथ घर बनाऊंगा। पापा, तो फिर मैं और माँ जाकर कुछ पेड़ तोड़कर लकड़ियों का इंतजाम करेंगे, ठीक है? नहीं बेटा, हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। देखो कितने सूखे लकड़ियां यहाँ पर हैं। हम जाकर उसी से घर बनाएंगे। तुरंत तीनों मिलकर लकड़ियों को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी अचानक एक पौधे के पास एक सांप संजय को डस लेती है और संजय तुरंत नीचे गिर जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है। मनीष और मीरा वहां आकर रोने लगते हैं। अरे अरे मेरे बच्चे, उठ जाओ, उठो। उठो बेटा, उठो जी, जल्दी इसको हॉस्पिटल लेके जाइए। तभी एक जादुई बांस का पेड़ से आवाज निकलने लगती है।
मनीष और मीरा, आप घबराइए मत। मैं एक जादुई बांस का पेड़ हूँ। आपने जो पेड़ों के बारे में बोला है मैंने सुन लिया है, इसीलिए आपको मैं एक जादुई घर बनाकर देने के लिए सोच रहा हूँ। आप मन में एक घर सोचकर आंखें बंद कर लो। जब मीरा और मनीष आंखें बंद किया तो उनके सामने एक अद्भुत सुंदर बांस से बना हुआ घर बन जाता है और संजय भी उठ जाता है। अरे माँ, मैं तो अभी अभी सोया हूँ, इतने में आपने घर बना दी। उसकी बातें सुनकर मीरा और मनीष हंसने लगे और जादुई बांस के घर में रहने लगे। एक दिन चंपा अपने पति के साथ अपने मायके से वापस लौट रही थी। कई दिनों बाद उसका पति उसे घर ले जाने के लिए आया था। चलते चलते अंधेरा होने ही वाला था कि चंपा के पति ने उससे कहा, अरे चंपा, अंधेरा होने ही वाला है, अभी घर बहुत दूर है। आज तो कोई गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही। क्यों ना हम जंगल के रास्ते से चलें? हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे इस तरह। अपने पति की बात पर चंपा कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, इतने दिन हो गए, घर जाने का तो मन ऐसा हो रहा है कि जितना जल्दी पहुंचकर आराम कर लूं उतना अच्छा है। आप जैसा कहते हैं वही ठीक है। दोनों पति पत्नी जंगल के छोटे रास्ते से अपने गांव की तरफ चल पड़े। चंपा की माँ ने एक खाने का डब्बा चंपा को दिया था ताकि रास्ते में भूख लगने पर दोनों पति पत्नी बैठकर खा सकें। अजी सुनते हो, कितना प्यारा मौसम है और ये पेड़ देखो कितना घना है। चलिए यहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। अभी तो घर बहुत दूर है। दोनों पति पत्नी पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाना शुरू ही करने वाले थे कि अचानक एक साधु उन्हें दिखाई पड़ा। साधु ने उन्हें देखकर कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। चंपा बहुत हैरान थी, उसे बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन अब दोनों पति पत्नी के पास उस साधु को देने के लिए कुछ भी नहीं था। बाबा, क्या आप ये खाना खाओगे? मेरी माँ ने बड़े चाव से बनाकर भेजा है और ये देखो, ये लड्डू भी है। भिक्षाम देहि। साधु बड़ी खुशी के साथ वो भोजन ग्रहण करता है और चंपा को आशीर्वाद देता है। बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। ये रास्ता हमारे गांव की तरफ छोटा पड़ता है, तो मेरे पति ने कहा कि क्यों ना हम इसी रास्ते से जाएं। ये तुमने अच्छा निर्णय नहीं लिया। इस घनघोर जंगल में बहुत सारे बाघ रहते हैं, पर कोई बात नहीं। आज मैंने बहुत दिनों के बाद भोजन किया है। यहाँ कोई इंसान आता जाता नहीं, इसीलिए बिना भिक्षा के मैं खा नहीं सकता। तो आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अगर तुमने अपने दुपट्टे से किसी भी बाघ को छुआ तो वो सोने में बदल जाएगा और तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। चंपा और उसका पति साधु को प्रणाम करते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। अचानक जैसे ही वो गांव पहुंचने वाले थे, एक बाघ उनके सामने आ जाता है और बाघ चंपा के पति पर हमला कर देता है। चंपा घबरा जाती है, लेकिन तभी उसे साधु की कही हुई बात याद आ जाती है। तुरंत वो अपना दुपट्टा बाघ को लगाती है। बाघ जिस हालत में भी था वो तुरंत सोने में बदल जाता है। अरे शुक्र है साधु बाबा ने ये चमत्कार, ये जादू जो मुझे दे दिया, उससे तुम्हारी जान बच गई। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ चंपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलो घर चलते हैं। दोनों पति पत्नी सोने के बाघ को वहीं छोड़कर अपने घर शांति से लौट आते हैं। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। लालची चिकन वाला। एक गांव में जगत नाम का एक आदमी था। वो चिकन की दुकान चलाता था। उसके मन में बहुत लालच था। वो हमेशा पैसे बचाने की ही सोचता था। रियाज जगत को चिकन की सप्लाई करता था। जगत उससे खराब चिकन कम दाम पर खरीदता और ग्राहकों को अधिक दाम पर बेच देता। रियाज को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे वाह, आज तो बहुत कमाई हुई है। बस ये रियाज चिक करता है। एक दिन जगत गांव के बाहर कहीं जा रहा था। उसने देखा रियाज एक मुर्गी फार्म से निकल रहा है। अच्छा, तो ये रियाज यहाँ से मुर्गियाँ खरीदता है।
कल मैं भी यहाँ से मुर्गी खरीदूंगा। अगले दिन जब रियाज चिकन सप्लाई देने आया तब जगत ने उसे मुर्गी खरीदने से मना कर दिया। अरे रियाज, पहले सारा चिकन खत्म होने दो, बाद में खरीदूंगा। जगत उस फार्म पर जाता है जहाँ उसने रियाज को देखा था, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अरे कोई है, अरे कोई है। जगत वहाँ आवाज़ लगाता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। अरे वाह, यहाँ तो मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ हैं और कोई देखने वाला भी नहीं। कुछ मुर्गियाँ उठा लेता हूँ। और जगत ने वहाँ से कुछ मुर्गियाँ उठाई और तेजी से वहाँ से निकल गया। अरे वाह, आज तो मज़ा ही आ गया, बिना कोई खर्च किए कमाई ही कमाई। अब रोज़ ही ऐसा करूँगा। अब जगत रोज़ रात को फार्म पर जाता और मौका पाकर मुर्गियाँ उठाकर ले आता। इस तरह वो लगातार मुर्गियाँ रात को चोरी करता रहा और बेचता रहा। जब फार्म में मुर्गियाँ कम होने लगी तो फार्म के मालिक को कुछ शक हुआ। उसने फार्म पर नज़र रखनी शुरू की। उसने देखा कि एक रात जगत वहाँ से मुर्गी उठाकर ले जा रहा है। तब फार्म के मालिक ने एक चाल चली। उसने अपनी 4 मुर्गियाँ रात को फार्म में खुली छोड़ दी और एक मुर्गी को एक खास तरह की रोटी खिला दी। रात को जगत मुर्गियाँ चुराकर ले गया। अगले ही दिन फार्म के मालिक ने जगत की दुकान से सारी मुर्गियाँ खरीद ली और वो खास तरह की रोटी वाली मुर्गी भी उसी के पास मिली। तब मालिक को पता चला कि चोर कौन है। उसने पुलिस बुलाई और जगत को पुलिस के हवाले कर दिया। सीख, चोरी का काम हमेशा फलता नहीं है। रीता और शबनम को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन उनके गांव से स्कूल बहुत दूर था। हर रोज स्कूल के लिए जाना उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती थी। चाहे वो दिन में कितनी भी जल्दी स्कूल के लिए ना निकलें, लेकिन स्कूल पहुंचते पहुंचते हमेशा उनके 2 से 3 पीरियड मिस हो जाया करते थे और वो देर से ही स्कूल पहुंचा करती थी। आज भी हमारी क्लास मिस हो गई। ये जंगल के रास्ते से कल आकर देखेंगे, क्या पता हम जल्दी पहुंच जाएं। हाँ, तू ठीक कहती है शबनम, कल हम ऐसा ही करेंगे। अगले दिन दोनों बहनें जंगल के रास्ते से स्कूल के लिए जल्दी पहुंचने की योजना बनाती हैं और दोनों पहुंच भी जाती हैं। लेकिन अचानक उनकी मुलाकात एक बहुत बड़े पत्थर से होती है। वो पत्थर देखने में बहुत खूबसूरत था। जैसे ही शबनम उस पर हाथ लगाती है, उसमें से एक घोड़े की परी निकलकर बाहर आ जाती है। घोड़े जैसी परी, तुम कौन हो? परी उनसे कहती है, मैं सालों से इस शिला पर थी। मुझे श्राप मिला था कि जब तक मुझे कोई बुद्धिमान योग्य लड़की हाथ नहीं लगाएगी, तब तक मैं अपने असली रूप में नहीं आ सकूंगी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शबनम है और ये मेरी बहन है। शबनम, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम बहुत नेक हो, समझदार हो। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, मुझे बताओ। तभी शबनम परी से कहती है, क्या सच में तुम हमारे लिए कुछ कर सकती हो? हाँ हाँ, तुम्हें यकीन नहीं होता? बताओ क्या करूँ? हर रोज स्कूल जाते समय मुझे और मेरी बहन को बहुत देर हो जाती है। मुझे पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना है, अपनी गरीबी को दूर करना है, लेकिन क्या करूं, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती। मेरी बहन भी पढ़ना चाहती है। जब तक हम स्कूल पहुंचते हैं हमें बहुत देर हो चुकी होती है, जिस कारण हम 3-4 क्लास मिस कर देते हैं और हमारे नंबर कम आते हैं। क्या तुम हमारी कुछ मदद करोगी परी? परी तुरंत एक बड़ा सुंदर सा सफेद रंग का घोड़ा वहां पर प्रकट कर देती है। घोड़ा इतना सुंदर होता है कि दोनों बहनें देखकर चिल्लाती है, कितना सुंदर है। आज से ये घोड़ा तुम्हारा है। तुम इस घोड़े पर बैठो, ये तुम्हें जैसे ही बैठोगी तुरंत स्कूल पहुंचा देगा। 1 सेकंड के अंदर अंदर ये मीलों का सफर तय कर सकता है। मगर एक शर्त याद रखना, जंगल से बाहर इसे नहीं ले जाना। जैसे ही स्कूल पहुंचो जंगल के पास ही उतर जाना, ताकि तुम्हें और इस घोड़े को एक साथ कोई ना देखे। अगर किसी ने देख लिया
तो जादू हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। सच ऐसा है क्या? दोनों बहनें तुरंत घोड़े पर बैठती हैं और उसे आदेश देती हैं, चलो हमारे स्कूल के कोने तक ले जाओ और ध्यान रखना तुम्हें तो जंगल में ही रहना है, वहां तक पहुंचाना जहां से हम जल्दी से स्कूल पहुंच जाएं। पलक झपकते ही घोड़ा उन्हें स्कूल के पास उतार देता है। दोनों बहनें समय से पहले स्कूल पहुंच जाती हैं और बहुत खुशी खुशी अपनी पढ़ाई में लग जाती हैं। एक बड़े नगर के पास एक छोटे से गांव में बिरजू नाम का एक ग्वाला रहता था। उसके पास 2 गायें थी। वह बहुत ही ईमानदार था और ईमानदारी से दूध बेचने नगर जाता था। उसने कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। एक दिन बिरजू को एक और ग्वाला मिला जो बड़े शहर में अपना दूध बेचकर आ रहा था। अरे बिरजू, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्या करते हो तुम? मैं पास ही के नगर में दूध बेचता हूँ। कितनी गाय हैं तुम्हारे पास? 2 गाय। कब से कर रहे हो यह काम? 2 साल से कर रहा हूँ भाई। तो क्या 2 साल में तुमने कोई तरक्की नहीं की? तरक्की का तो पता नहीं, पर तसल्ली बहुत है। मैं पूरी ईमानदारी से दूध बेचता हूँ, कोई मिलावट नहीं करता और चैन की नींद सोता हूँ। अरे इस तरह तो तुम कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पास बहुत सी गाय हो, तुम्हारे पास एक बड़ा घर हो, नौकर चाकर हो? ये सब कौन नहीं चाहता, पर यह संभव कैसे है? अरे देखो, थोड़ा सा दूध लो और उसमें पानी मिला लो। आजकल सब यही करते हैं। आज के ज़माने में असली दूध पचता किसको है? हाँ, मैं कुछ समझ रहा हूँ। तुम ठीक कह रहे हो। आजकल किसी को असली दूध नहीं पचता। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए, तभी मैं तरक्की कर पाऊंगा। अगले दिन बिरजू ने भी दूध में पानी मिलाना शुरू किया और नगर में बेच आया। इससे उसने ज़्यादा पैसे कमा लिए। अरे वाह, आज तो मैंने 100 रुपये अधिक कमाए। मज़ा आ गया। और इस तरह लालच में आकर बिरजू दूध में खूब पानी मिलाता और उसे बेचने लगा। पर एक एक करके उसके ग्राहक कम होते चले गए। अरे आज भी दूध बच गया, अब कैसे कमाई करूं? मैं जितना पानी रोज मिलाता हूं उतना ही दूध बच जाता है। पिताजी से पूछता हूं कि क्या करूं। और बिरजू ने सारी बात अपने पिता को बताई। बेटा, इस तरह किसी की बातों में आकर अपना व्यापार खराब नहीं करना चाहिए। बेईमानी करके कोई खुश नहीं रह सकता। अब तुम कल से ईमानदारी से ही अपना काम शुरू करो और बिना मिलावट के दूध बेचो। ठीक है पिताजी। और बिना मिलावट का दूध बेचने के बाद बिरजू के ग्राहक फिर से वापस आ गए। सीख, ईमानदारी ही सफलता की कुंजी है। सोहन के पास एक खटारा बाइक थी। वह कभी भी कहीं भी खराब हो जाती थी। सोहन उसे मैकेनिक के पास ले जाता और पैसे देकर जैसे तैसे ठीक करवाता था। अरे भाई सोहन, नई बाइक ले लो। कब तक इसकी मरम्मत करवाते रहोगे? अब ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। सोहन को डींगे मारने की बहुत बुरी आदत थी। अरे तुम देखना, मेरी बाइक जर्मनी से आने वाली है। मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। और जिसे तुम खटारा समझ रहे हो ना, इसे तो दिल्ली के ऑटो एक्सपो में भेजना है। दुनिया देखने आएगी इसे। अरे इसमें ऐसी क्या खास बात है सोहन भाई? हाँ, खास बात तो ये है कि ये बाइक मेरे दादाजी की है। एक बड़े राजा ने उन्हें तोहफे में दी थी। ये 150 साल पुरानी बाइक है। हर जगह सोहन बिना सोचे समझे गप्पे मारता रहता था। एक दिन सोहन अपनी पत्नी के साथ पिक्चर देखने जा रहा था। रास्ते में बाइक फिर खराब हो गई। जब तक वो चली तब तक पिक्चर खत्म हो चुकी थी। गुस्से में आकर उसकी पत्नी ने कहा, देखो जी, बहुत हुआ। आज के बाद मैं इस बाइक पर नहीं बैठूंगी। आज मेरी सहेलियां सभी मुझ पर हंस रही थी। इस खटारा पर तो तुम ही बैठो। मैं चली घर। घर पहुंचकर सोहन ने अपने पड़ोसी की बाइक चुरा ली और उसे सुबह होने से पहले अपनी बाइक के साथ जोड़कर एक नए रूप में रंग दिया।
सोहन अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर पिक्चर दिखाने ले गया। सब बहुत खुश थे, लेकिन सोहन का पड़ोसी बहुत उदास था। उसने पुलिस में कंप्लेंट भी कराई, पर बाइक का कुछ पता ना चला। एक दिन एक पुलिस ऑफिसर सोहन को मिला। अरे सोहन, मुझे जरा पुलिस स्टेशन तक छोड़ दे। जी हाँ, चलिए, आइए, बैठिए। अरे बड़ी अच्छी बाइक है भाई, एकदम अलग। कहाँ से लाए हो? सिडनी से लाया हूँ साहब, मेरे चाचा की वहाँ बाइक की फैक्ट्री है। आपको चाहिए तो बताइएगा जरूर। सोहन की बातों पर अफसर को शक हुआ। अरे आओ सोहन, बैठो, तुम्हें चाय पिलाते हैं। सोहन खुश हो गया और अफसर के इशारे पर उसकी बाइक की तलाशी हुई और पता चला कि ये तो चोरी की बाइक है। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ, चाय के लिए धन्यवाद। अरे रुको रुको, अभी कहाँ, अभी तो बस चाय ही पिलाई है, हवा खाना तो बाकी है। चलो हवालात में, चोरी करने और गप्पे मारने का बहुत शौक है ना तुम्हें, अब यहीं बैठे बैठे खटमलों को अपनी गप्पे सुनाना। सुनहरी गाय की मूर्ति। गोविंद बहुत मेहनती था। दिन रात मेहनत करके उसने अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया था। उसकी पत्नी चाहती थी कि उनके आंगन में एक खूबसूरत सी दूध देने वाली गाय आ जाए। सो उसकी पत्नी के जन्मदिन पर गोविंद उसके लिए एक बहुत सुंदर गाय खरीद कर लाता है। गाय को देखते ही गोविंद की पत्नी खुशी से झूमने लगती है। अरे ये क्या, तुम मेरे जन्मदिन पर गैया लेकर आए हो? मैं कब से ऐसा चाह रही थी। दिन रात भगवान से यही दुआ करती थी कि मेरे घर भी सुंदर सी गैया आए। मैं तुम्हारा ये तोहफा तो कभी नहीं भूलूंगी। चलो आओ, अब जल्दी करो, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर तैयार रखा है। हाँ हाँ, चलो चलो। गोविंद और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। गैया भी एक नया घर पाकर बहुत खुश थी, लेकिन वो गैया कोई आम गैया नहीं थी। रात ढलते ही अचानक से गैया सुनहरे रंग में बदल जाती और ऐसा लगता मानो वो कोई प्रतिमा है, क्योंकि ना तो वो हिलती, ना बोलती और ना ही सोती। जिस तरह से खड़ी थी वैसी ही खड़ी रह जाती। यह बात किसी को भी मालूम नहीं थी। एक दिन उनके पड़ोसी विषमनाथ ने अचानक से सुनहरी गाय को आंगन में खड़े हुए देखा। उसके मन में लालच आ गया। अरे ये क्या, सुनहरे रंग की सोने की बनी हुई गाय, और वो भी गोविंद के आंगन में। दिन में तो सफेद रंग की गाय रहती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अब तो पड़ोसी दिन रात गैया का दर्शन देखने के लिए इधर उधर से झांकता रहता। उसके मन में लालच आ चुका था। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पड़ोसी की पत्नी ने कहा, अरे तो इतना सोच ही क्यों रहे हो, ये गोविंद तो बड़ा मालदार आदमी है। मैं तो कहती हूँ रात के अंधेरे में कोई देख नहीं पाएगा और आप आंगन टाप कर उधर चले जाओ। बाहर मैं इंतजार करती हूँ, थोड़ा सा गाय का पैर ही तोड़ कर ले आओ, हमारी पुश्तें खाएंगी। हाँ। अपनी पत्नी की बातों में आकर पड़ोसी वैसी ही हरकत कर बैठता है। लेकिन अचानक गोविंद की पत्नी की आंख खुलती है और वो पानी पीने के लिए जाती है। अचानक उसका ध्यान जाता है कि उसका पड़ोसी दीवार फांदकर गैया की तरफ आ रहा है और गैया एकदम सुनहरे रंग की बदल चुकी है। गोविंद की पत्नी हैरान थी। गोविंद की पत्नी तुरंत अपने पति को उठाती है। गोविंद और उसकी पत्नी लगातार दरवाजे में छिपकर ये दृश्य देख रहे थे कि पड़ोसी आता है और सुनहरी गाय को जैसे ही हाथ लगाता है वो असली गाय में बदल जाती है। पड़ोसी घबराकर वहां से भाग जाता है। तभी गैया से आवाज आती है, मैं मामूली गाय नहीं हूँ यशोदा, मैं एक मूर्ति में इसलिए बदल जाती हूँ क्योंकि मुझे श्राप मिला है। मगर अगर मुझे सोना समझकर किसी ने भी तोड़ा तो मेरा वो अंग खत्म हो जाएगा। मुझे एक ऋषि ने ये श्राप दिया था, मगर उन्होंने कहा था 100 दिन के बाद ये श्राप खत्म हो जाएगा। आज 100वां दिन है यशोदा, आज से, अभी से, अब मैं 24 घंटे के लिए एक जिंदा गाय हूँ। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं श्राप मुक्त हो चुकी हूँ।
गैया की ये बात सुनकर यशोदा और रघु को चैन आता है। दोनों चुपचाप सोने के लिए चले जाते हैं और रात को एक बात की तरह भूलने की कोशिश करते हैं। अगले दिन से उन्हें अपनी गैया यूं ही हंसती मुस्कुराती दूध देती हुई दिखाई देती है और वो फिर से अपना जीवन पहले की तरह जीने लगते हैं।